देखो स्टार्ट करें। आप लोग को इशू ऑफ डिबेंचर याद है? हम आपको एक बेसिक एंट्री पूछ रहे हैं, प्लीज मेरे को बताना एक बार। सपोज एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, वो 10,000 डिबेंचर इशू किया, ठीक है, जिसका फेस वैल्यू 100 रुपए एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है, और आपको बोला टू बी रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। आप लोग मेरे को इसका जर्नल एंट्री बता पाएगा? बोलो। बैंक टू, वेरी गुड, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अमाउंट ब्रैकेट में बताओ, 10,000 इंटू कितना? शेयर को 10% के डिस्काउंट, डिबेंचर को 10% के डिस्काउंट पे इशू किया गया है, तो डिस्काउंट हमेशा किस पे लगता है? फेस वैल्यू पर। मतलब आपको 100 का डिबेंचर आपने इशू किया तो आपको मिला 90 रुपया, यानी कि आपके पास आया 9 लाख रुपया। तो इशू करते समय कितने का डिस्काउंट? 10 रुपया पर डिबेंचर, यानी कि 1 लाख का। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री आप क्या करते हैं? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2, सपोज लो 12% डिबेंचर है। अब आप मेरे को बताओ यहां पे और क्या आएगा? वेरी गुड, डेबिट में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अच्छा, इसमें पहले इसको एक बार फिल करो एक बार, इसमें कितना आएगा? डिबेंचर में कितना आएगा? 10 लाख। क्यों? क्योंकि यहां पे हमेशा फेस वैल्यू जाता है। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 9 लाख और 1 लाख रुपए का डिस्काउंट हुआ, यहां तक क्लियर है। बट आप भविष्य में जब इस डिबेंचर को रिडीम करेगा तो आपको 10 रुपीज करके एक्स्ट्रा पे करना है, यानी कि 1 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा देने हैं। वो 1 लाख रुपया क्या है? एक तो पोरोड है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, POROD, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 1 लाख, और वो 1 लाख क्या है आपका? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये क्लियर है? मेरा पहला क्वेश्चन ये है, ये जो आप एंट्री किया ये आप कौन से डेट को करते हैं? वेरी गुड, इशू करते समय। जिस दिन आपने डिबेंचर इशू किया उस दिन आपने इस एंट्री को कर दिया। हो गया? अब हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। जिस दिन रिडीम करेगा उस दिन क्या एंट्री करेगा, ठीक है। अब इशू, प्लीज ध्यान से सुनना, और रिडेम्पशन के डेट के बीच में। अच्छा, अब रिडेम्पशन का मतलब समझा ना? रीपेमेंट। रीपेमेंट, आपने जब डिबेंचर इशू किया तो आप बोल सकते हैं ना बेसिकली आप लोन लिया है, और रिडेम्पशन का मतलब हो गया लोन का रीपेमेंट। तो इशू के डेट से रिडेम्पशन के डेट के बीच में आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में आपको इशू नहीं पढ़ना है, क्योंकि इशू आप ऑलरेडी पढ़ चुका है। आपको पढ़ना है इशू करने के बाद और लोन को या डिबेंचर को रिडीम करने के वक्त के बीच में आप क्या क्या लॉ का प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। मेरा बात समझा? चैप्टर का पर्पस क्या है? आपको चैप्टर में पढ़ना क्या है? इशू आप कर चुका, इशू करने के बाद से लेके डिबेंचर को रिडीम करने तक के बीच में आपको बहुत सारा प्रोसीजर को फॉलो करना है। क्या मेरा बात क्लियर है? चलो आप लोग प्लीज एक लाइन लिखना, फिर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्लीज पॉइंट नंबर 1 लिखना, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर मीन्स रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर। मीन्स रीपेमेंट ऑफ, पेपर एक भेजा हुआ है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन से, क्योंकि इस चैप्टर में पूरा गेम ना डेट का है। ये चैप्टर बहुत सिंपल है, एक ही कॉन्सेप्ट है केवल चैप्टर में, बट डेट्स थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है इस चैप्टर में। थोड़ा ध्यान से सुनना मेरा बात। व्हेन, लिखना आप लोग, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड, the issuing company is required to create, लिखना, DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। The issuing company is required to create DRR out of profit,
ये लाइन पढ़ना, फिर हम इसका मतलब बताते हैं। जब कंपनी डिबेंचर इशू करता है तो जिस कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है उसको डीआरआर क्रिएट करना पड़ता है। डीआरआर का मतलब हो गया डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, प्रॉफिट से। क्यों क्रिएट करना होता है? रिजर्व, वेरी गुड। क्योंकि आपको डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट। 4 साल 5 साल के लिए आपने लोन लिया है, तो 5 साल बाद रिपेमेंट करने के लिए आप एक फंड क्रिएट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। क्या मेरा बात समझ में है? ये कौन क्रिएट करेगा? इशुइंग कंपनी। कहां से क्रिएट करेगा? प्रॉफिट से। कितना क्रिएट करेगा, किसको क्रिएट करना है, वो बात का बात है, बट पर्पस समझ में है। 5 साल बाद आपको डिबेंचर को रीपे करना है, तो डिबेंचर को रीपे करने के लिए आपने प्रॉफिट से कुछ पैसा को साइड में निकाल के रख लिया, ताकि जब रिडेम्पशन का दिन आए आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल हो। क्या मेरा बात समझा आप तक? अच्छा, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? टू डीआरआर। वेरी गुड। कहां से क्रिएट हो रहे? प्रॉफिट से। प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। प्रॉफिट का नेचर डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। कम होगा तो डेबिट। तो लिखना आप लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ये एंट्री में किसी को डाउट होगा तो प्लीज पूछना। ये किस चीज का एंट्री है? डीआरआर को क्रिएट करने का एंट्री है। दिस एंट्री इज फॉर क्रिएशन ऑफ डीआरआर। ये एंट्री आपका क्रिएशन ऑफ डीआरआर का एंट्री है। यहां तक कुछ पूछना है क्या आप लोगों को? क्या हम आगे बढ़े? कोई डाउट? श्योर? अच्छा, नेक्स्ट लिखना आप लोग। द इशुइंग कंपनी is also required to purchase investment, और इस इन्वेस्टमेंट का नाम क्या है? DRI। इस इन्वेस्टमेंट का नाम है DRI, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट खरीदना पड़ता है, ठीक है? क्यों खरीदना पड़ता है? आपने पैसे को साइड में निकाल के रखा। ये एंट्री किस चीज का हो गया? प्रॉफिट से पैसा को साइड में निकाल के कहां डाल दिया? डीआरआर में। अब डीआरआर कंपनी में पड़ा हुआ है, वो डीआरआर से कोई फायदा होगा क्या आपको? नहीं। तो बोलता उस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट करेगा तो 2 पैसा कमाई होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? फंड्स आइडल नहीं रहना चाहिए। अगर आपके बैंक में 50 लाख रुपए पड़ा हुआ है सेविंग्स अकाउंट में, तो वो इंसान बेवकूफ है। सेविंग्स अकाउंट में कितना इंटरेस्ट मिलता है? 3.25। मालूम है आप लोग को? बैंक अकाउंट 3 तरह का होता है, सेविंग्स, करंट, फिक्स्ड और एक रिकरिंग भी होता है। सेविंग्स अकाउंट में 3.25% इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट में 0 इंटरेस्ट, एफडी में 8%, मैक्सिमम इन्फ्लेशन रेट 6% से ऊपर। तो कोई आदमी अगर अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखता है तो बेवकूफ है। किसी के बैंक में, अगर आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख 2 लाख रुपए से ऊपर अगर अकाउंट पे पैसा पड़ा हुआ है, तो वो इंसान फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ ही नहीं रहे, बिकॉज योर मनी इज डेप्रिशिएटिंग एट द रेट ऑफ 6%, बैंक इज गिविंग यू 3.25%। तो आप बैंक में पैसा रख के बेवकूफ बन रहे हो। मेरा बात समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो बोलता है पैसा को आइडल रखने से अच्छा आप उसका इन्वेस्टमेंट खरीद लो, आपको उस पर इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा। यहां तक क्लियर है? कुछ पूछना है आप लोग को? इन्वेस्टमेंट खरीदने का एंट्री क्या होगा? इन्वेस्टमेंट तो असेट है, असेट खरीदेगा तो डेबिट, और क्या जाएगा पास से? पैसा। तो एंट्री क्या बना? डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। डीआरआई कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट ही है। अगर हम आपको पूछे शेयर्स खरीदा, जर्नल एंट्री क्या होगा? शेयर्स टू बैंक। बॉन्ड खरीदा, बॉन्ड टू बैंक। तो डीआरआई खरीदा तो डीआरआई टू बैंक। ये एंट्री किस चीज का हो गया? परचेज ऑफ डीआरआई का, परचेज ऑफ डीआरआई या परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, यहां तक का बात क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है, छोड़ो। अच्छा बोलो, आगे बढ़े अपने। अब यहां से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। ध्यान से प्लीज मेरा बात, 3-4 कॉलम बनाना। सबसे पहले लिखना आप लोग यहां पे पर्टिकुलर्स,
लिखना हु इज रिक्वायर्ड टू मेक ऑब्लिक बाई, उसके बाद लिखना अमाउंट और लास्ट में लिखना ड्यू डेट, या फिर आप इसको टाइम लिमिट भी लिख सकते हैं। ये सब कुछ जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपके अकाउंट्स के बुक का पार्ट नहीं है, ये है सारा कुछ लिखा हुआ कंपनीज एक्ट में, क्योंकि डिबेंचर केवल एक कंपनी इशू कर सकता है, इसलिए आपको कंपनी अकाउंट्स में पढ़ाया जा रहा है। कंपनी इज, यहां पे पढ़े ना, एवरी कंपनी इज गाइडेड बाय कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट में सब कुछ लिखा हुआ है जो हम आपको टेबल के फॉर्म में बना के दे रहे हैं। ये सब प्रोविजंस लिखा हुआ है कि कंपनी डिबेंचर अगर इशू करता है तो उसको क्या क्रिएट करना पड़ता है, डीआरआर, क्या खरीदना पड़ता है, डीआरआई। अब बता रहे हैं कि किसको खरीदना है, कितना खरीदना है और कब खरीदना है, किसको डीआरआई बनाना है, डीआरआई बनाना है, कितना बनाना है और कब बनाना है। और आपको उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर सब कुछ करना पड़ेगा, वरना कंपनीज एक्ट फाइन पेनल्टी लगा देगा। मेरा बात समझ में हम क्या बोलना चाह रहे हैं? सबसे पहला पर्टिकुलर्स में लिखना नंबर 1 डीआरआर। पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि डीआरआर किसको बनाना है, कितना बनाना है और कब बनाना है। लिखना लोग सबसे पहला किसको बनाना है, ऑल अनलिस्टेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर। ऑल अनलिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड समझता है ना, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, ऑल अनलिस्टेड कंपनीज। लेकिन इसमें दो लोगों को एग्जेम्पशन मिला है, एक्सेप्ट सबसे पहला एनबीएफसी और दूसरा एचएफसी। एनबीएफसी का मतलब, एनबीएफसी सुना है आप लोग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। मुथूट फाइनेंस नाम सुना है, अक्षय कुमार का ऐड आता है, गोल्ड लोन, वो हो गया एनबीएफसी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो लोग लोन देते हैं बट वो बैंकिंग का, अच्छा आप लोग बैंक चैप्टर पढ़ा है तो इको में, बैंक क्या होता है, एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, हु इज अ बैंक? बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। यही तो हुआ बैंक, जो डिपॉजिट लेता है फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। तो एनबीएफसी क्या होगा, जो डिपॉजिट नहीं लेता है, केवल लेंड करता है तो फाइनेंशियल कंपनी। वर्ड क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। फाइनेंशियल कंपनी है, लोन वगैरह देता है बट नॉन बैंकिंग है। नॉन बैंकिंग क्यों? क्योंकि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है। और एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। हाउसिंग फाइनेंस नाम सुना है, श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस, डीएलएफ हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, नाम सुना है सब, ये हो गया हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। इन दो लोगों को डीआरआर क्रिएट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। कितना क्रिएट करना है प्लीज दिखना, 10%। अच्छा लिखना मिनिमम 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। अभी आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब क्या होता है इस हम आप लोगों को बाद में बताएगा, बट केवल आप अभी लिख के रखना कि इनको कितना क्रिएट करना होता है, कम से कम 10%। दे आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट मिनिमम 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। कम से कम 10% क्रिएट करना पड़ता है, ज्यादा भी कर सकते हैं क्या, मिनिमम बोला है, मिनिमम 10%। 10% किस चीज का, जितना भी डिबेंचर आपका मार्केट में दिया हुआ उसका 10%। कब क्रिएट करना पड़ता है प्लीज दिखेगा, ऑन और बिफोर 31st ऑफ मार्च ऑफ वो ईयर जब अपने करेंगे बताएगा, पर 31st मार्च है, डेट लिख के रखना, ऑन और बिफोर 31st ऑफ मार्च ऑफ द रिस्पेक्टिव ईयर। कि ना जब अपने अभी सम करेंगे बहुत सारा तो आपको और क्लियर होगा। अभी हम केवल आपको लॉ का प्रोविजन को समराइज करके एक जगह पे लिखा दिया, ठीक है। लॉ में लिखा हुआ है किस किस को नहीं बनाने, उसका बहुत बड़ा लिस्ट है, हमको खाली इतना लिखा दिया किसको बनाने हैं। तो ये मिलेगा तो अपने सम में यूज करेंगे, इसके अलावा कोई कंपनी होगा तो यूज नहीं करेंगे। मेरा बात समझ में, लॉ में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बैंकिंग कंपनीज नॉट रिक्वायर्ड, ये नॉट रिक्वायर्ड, वो नॉट रिक्वायर्ड, बहुत सा लिखा हुआ है। हम सिंपल बता दिया किसको क्रिएट करना है, किसको क्रिएट करना है, हर अनलिस्टेड कंपनी को क्रिएट करना है। अनलिस्टेड में भी दो को छोड़ के, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस, इन दो को छोड़ के। ये दोनों लिस्टेड है, अगर लिस्टेड तो किसी को नहीं बनाना है,
नो लिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर। किसको क्रिएट करना है? केवल अनलिस्टेड को। बट अगर एनबीएफसी अनलिस्टेड है तो भी बनाने का जरूरत नहीं है, अगर हाउसिंग फाइनेंस अनलिस्टेड है तो भी उनको बनाने का जरूरत नहीं है। मेरा बात समझ में हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कोई डाउट है आप लोगों को इसमें? लिस्टेड को जरूरत नहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज नॉट रिक्वायर्ड, एचडीएफसी बैंक नॉट रिक्वायर्ड, विप्रो नॉट रिक्वायर्ड, इंफोसिस नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? लिस्टेड कंपनी। मेरा बात समझ में? एसबीआई बैंक क्योंकि वो लिस्टेड है। मेरा बात समझ में? सम करेगा तो और क्लियर होगा। अब लिखो सबसे पहला 2 DRI। इन्वेस्टमेंट किसको खरीदना है? इन्वेस्टमेंट 2 लोगों को खरीदना है। सबसे पहला ये इनको तो करना ही है, जिनको डीआरआर क्रिएट करना है उनको तो डीआरआई बनाना ही है। ये पहला तो है ही आपके पास, ये फर्स्ट हो गया आपके पास। इसको लिख के रखना ये वाला, ये लिखो फिर हम बी बताते हैं। बी के जिनको डीआरआर क्रिएट करना है उनको तो डीआरआई खरीदना ही है। और दूसरा कैटेगरी कौन सा है? लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनियों को डीआरआई खरीदना है, लेकिन उसमें भी कुछ एग्जेम्पशन है। एक्सेप्ट सबसे पहला, कोई अगर लिस्टेड बैंकिंग कंपनी है तो उसको बनाने का जरूरत नहीं है। कोई अगर AIFI है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर थर्ड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लिस्टेड कंपनियों को क्रिएट करना होगा, बट 3 लोगों को छोड़ के। लिस्टेड बैंकिंग है इग्नोर, लिस्टेड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इग्नोर, और लिस्टेड अदर, मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गया उनको बनाने का जरूरत नहीं है। मेरा बात समझ में है? कोई भी बैंकिंग कंपनी बनाने का जरूरत नहीं, बैंक दिखते ही इग्नोर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन इनको कितना डीआरआई खरीदना है लिखना, मिनिमम 15% ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। मिनिमम 15% ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। इसका मतलब क्या होता है बाद में बताएगा, बट ये लिख के रखना मिनिमम 15%। कब खरीदना है? ऑन और बिफोर 30th ऑफ अप्रैल ऑफ द रिस्पेक्टिव ईयर। ऊपर में था मार्च, इसमें अप्रैल। ऑन और बिफोर 30th ऑफ अप्रैल। ठीक है, यहां तक हो गया सबका? हम अभी इसमें कुछ भी समझाया नहीं है, खाली हम आप लोगों को प्रोविजन लिखवा दिया, समझाएगा बाद में। बेसिक बेसिक खाली टर्म्स बताया आप लोग को, इसको यूज कैसे करना है बाद में बताएगा। अच्छा नेक्स्ट, एक नोट लिखना इसमें जो आपके काम में आएगा। नोट, आप लोग सुने डिबेंचर्स बहुत सारा तरह का होता है। सिक्योर डिबेंचर्स, अनसिक्योर डिबेंचर, नेकेड डिबेंचर, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, सुना है सब चीज, सोर्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर में पढ़े। अच्छा लिखना एक बार आप लोग। सपोज अगर मेरे पास एक डिबेंचर इशू किया हुआ है और वो डिबेंचर कन्वर्टेबल है, किसमें कन्वर्ट होगा? शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में। अगर वो कन्वर्ट होगा तो क्या मेरे को उसका पैसा रीपे करना होगा? हम आज आपको 10,000 डिबेंचर इशू किया, 5 साल बाद हम बोला डिबेंचर दे देना, मेरे कंपनी का शेयर ले लेना। क्या मेरे को आपको कैश में रीपेमेंट करना है? नहीं। अगर कैश में रीपेमेंट ही नहीं करना है तो ना मेरे को डीआरआर बनाने का जरूरत है, ना तो मेरे को डीआरआई बनाने का जरूरत है। क्योंकि आप डीआरआर और डीआरआई क्यों बना रहे हैं? बिकॉज यू नो यू हैव कैश आउटफ्लोज इन द फ्यूचर। उस कैश आउटफ्लो को मैनेज करने के लिए यू आर क्रिएटिंग डीआरआर एंड डीआरआई। बट इफ देयर इज नो कैश आउटफ्लो तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है डीआरआर डीआरआई का। मेरा बात समझा हम क्या बोल रहे हैं? लिखिएगा प्लीज। नोट, डीआरआर इज नॉट रिक्वायर्ड, डीआरआर is not required to be created in case of number A, fully convertible debenture,
इन केस ऑफ फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, फुल्ली कन्वर्टेबल समझा ना, डिबेंचर दो शेयर ले लो, और एक होता है पार्टली कन्वर्टेबल। इन केस ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल, अगर आपका पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर हुआ तो जितना पोर्शन कन्वर्टेबल है उस पर डीआरआर क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। जैसे हम एग्जांपल बता रहे हैं, आपको लिखना हो गया ना, सपोज आपके पास 10 लाख का डिबेंचर है, इशू किया हुआ, आपने बोला 5 साल बाद आना, डिबेंचर देना और शेयर ले लेना, तो क्या हो गया ये फुली कन्वर्टेबल, डीआरआर नॉट रिक्वायर्ड। हमने बोला 5 लाख 10 लाख का डिबेंचर है, 5 लाख के बदले हम शेयर दे देंगे और बाकी 5 लाख का हम आपको कैश रीपे कर देगा, क्या डीआरआर क्रिएट करना होगा? इस 5 लाख के बदले हम आपको इक्विटी शेयर देगा और इस 5 लाख के बदले हम आपको कैश देगा, तो डीआरआर किस पे क्रिएट करना है? इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कन्वर्टेबल पोर्शन और इसको हम लोग बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन। तो केवल जो नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन है उसी पे आपको डीआरआर क्रिएट करना है। मेरा बात समझा, लॉजिकल है कि नहीं? देखना, इन केस ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल ओनली ऑन द डीआरआर इज नॉट रिक्वायर्ड ओनली ऑन द कन्वर्टेबल पोर्शन, डीआरआर इज नॉट रिक्वायर्ड ओनली ऑन द कन्वर्टेबल पोर्शन, ओनली ऑन द कन्वर्टेबल पोर्शन। आगे बढ़े, जहां पर डीआरआर का पॉइंट लिखा था ना, वहां पर एक पॉइंट आप लोग अगर जगह तो यहीं पर ऐड कर सकते हैं, क्रिएशन ऑफ डीआरआर जहां लिखा, इसी के नीचे लिखना डीआरआर को आप कहां से क्रिएट करते हैं, सोर्स, क्या चीज से क्रिएट करते हैं डीआरआर को? प्रॉफिट से। तो लिखना एक सोर्स है पीएल, दूसरा सोर्स है आपके पास जनरल रिजर्व और तीसरा सोर्स है एसपीआर, सिर्फ एसपी, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तीन चीजों को आप यूज कर सकते हैं क्रिएट करने के लिए। अब हो गया सबका लिखना कि कोई लिख रहा है? हो गया सबका डन? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट में आपको कुछ, एक सेकेंड, ही क्या हो गया? कुछ लिखना नहीं है आपको, खाली हाँ ना में जवाब देना है, या अपने कॉपी में बार यस नो लिख सकते हैं, जो भी है। फिर अपने इसको डिस्कस करेंगे। पहला 5 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? क्रिएशन ऑफ डीआरआर। डीआरआर किसको क्रिएट करना होता है आप चेक कर लो, अनलिस्टेड कंपनियों को, किनको छोड़ के? एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस। कितना? 10%। कब? 31 मार्च के पहले। और 10% किसके ऊपर? 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर का मतलब होता है इशूड डिबेंचर, जितना आपने इशू कर रखा है वो क्या? आउटस्टैंडिंग। मेरा बात क्लियर है कि रिपीट करना है वापस? किसको क्रिएट करना क्लियर है? अनलिस्टेड कंपनियों को। आपके पास पहला 5 क्वेश्चन है, हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं, आप लोग पांचों के बारे में सोचो, क्रिएट करना है कि नहीं, फिर अपने एक बार में सारा डिस्कस करेंगे फटाफट जल्दी से। आउटस्टैंडिंग जो इशू किया है, आउटस्टैंडिंग मीन्स अ लाइबिलिटी। व्हाट इज माय लाइबिलिटी विच इज इशूड? वो तो डिबेंचर है ही नहीं, जो इशू नहीं किया वो कुछ है ही नहीं। जो इशू नहीं किया वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, टोटल इशू डिबेंचर। आप केवल यस नो में भी जवाब देगा तो चलेगा, बट पहला 5 क्वेश्चन आपको सोचना है, फिर हम लोग उसको साथ में डिस्कस करेंगे। हो गया सबका? हो गया क्या? कि रुके 2 मिनट? 2 मिनट रुके, ठीक है करो।
5 तारीख से तो दे देना। आप लोग इतना क्रीप करते हैं ना, हमको एकदम अच्छा नहीं लगता है। अरे जो स्कूल वाला बोले करो, अभी क्या करेगा आप? कुछ ना आप इतना बड़ा है कि स्कूल का नियम चेंज करा सकते हैं, ना मेरा इतना कोई पावर है कि हम स्कूल का चेंज करा सकते, तो दो, फिर क्रीप करने का क्या है? अच्छा है, एग्जाम का डर निकलेगा। यहाँ बैठ के कितना बार भी टेस्ट देगा ना, एग्जाम का डर कभी नहीं निकलेगा। स्कूल के एनवायरमेंट में बैठ के टेस्ट देगा तो ही एग्जाम का डर निकलेगा। बेस्ट। और वो आप उसको सोचो ना, वो आप नॉर्मली कैजुअल टेस्ट दे रहे हो, उसका मार्क्स तो मैटर नहीं करता है। जितना पढ़ा हुआ है अपना उतना पढ़े में टेस्ट दो। अच्छा है तो रिवीजन ही तो होगा, इसको क्रिप करने का कुछ नहीं है। दो पता है, दो कैटेगरी का लोग होता है जिन लोग ना हर चीज में क्रिप करते हैं कि अरे ये हो गया, वो हो गया, ये दिक्कत, वो दिक्कत, वो हमको एकदम नहीं जमता है। या आप उसको एक्सेप्ट करो, हाँ जो है सो है, या तो ताकत रखो उसको बदलने का, और नहीं तो फिर उसको एक्सेप्ट करो और दो एग्जाम। अब कंस्ट्रक्टिव सोचो ना, डिस्ट्रक्टिव क्यों सोचते हैं? फायदा ही तो होगा उससे एग्जाम देने में, क्या खराब है? 5 पेपर लिखना है, एक पेपर जो मन नहीं हो देने का, बोला तबीयत खराब है, कर सकता है ऐसा? नहीं कर सकता है ना, तो फिर एग्जाम दो जाके। अगर आपके पास इतना पावर नहीं है कि आप स्कूल के डिसीजन को पिटीशन फाइल कर दो, या तो लॉयर वायर रखे पिटीशन फाइल करो, इतना हैसियत है तो करो, और नहीं तो फिर भाई एज अ स्टूडेंट भाई जो बोला उसको इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। क्रिप करने का क्या है? क्या तो? और अच्छा है ना, आप 2 बार एग्जाम देगा, आपका एग्जाम का डर निकलेगा, हम तो इसको बहुत पॉजिटिवली लेते हैं। और एक बार आपका वो एग्जाम खत्म हुआ, फिर आपको स्कूल नहीं जाना होता है, फिर छुट्टी है आपका। अरे वाइवा वाइवा के लिए खाली जाना होता है, प्री बोर्ड्स के बाद कोई स्कूल नहीं होता है। प्री बोर्ड्स का स्कूल बंद क्या? इसी में वाइवा हो जा रहा है? ओ, वो बोर्ड्स का वाइवा हो जाएगा। बेस्ट, तो फिर स्कूल नहीं जाना आपको। कब से आप लोग का प्री बोर्ड्स? 12 दिसंबर। तो बेस्ट है, तो 12 दिसंबर, दिसंबर में खत्म, क्रिसमस की जनवरी में। तो एग्जाम ही नहीं है फिर तो, लैंग्वेज तो एग्जाम ही नहीं है, लैंग्वेज तो ऐसी ही है। फिर आपको देना है सीधा विंटर वेकेशन के बाद। ठीक है, तब भी आपके पास ऑलमोस्ट एक महीना प्योर रहेगा कि आप घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो बेस्ट है। तो मतलब क्रिप मत करो। देखो पहला वाला क्वेश्चन, पहला को क्रिएट करना है क्या डीआरआर? नहीं, क्यों? लिस्टेड कंपनी देख के इग्नोर, नो डीआरआर इज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड। व्हाई? बिकॉज इट्स अ लिस्टेड कंपनी। पहला क्लियर है। सेकंड देखिएगा क्या बोले, अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनियों को क्रिएट करना पड़ता है। इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ केमिकल, इससे फर्क नहीं पड़ता है फर्टिलाइजर बनाते हैं कि जूता बनाते हैं, चप्पल बनाते हैं, इससे फर्क नहीं है। टर्नओवर कितना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी ने डिबेंचर इशू किया 5,000 का, 5,000 डिबेंचर इशू किया, हर एक का वैल्यू कितना है? 500। टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर कितना हो गया? 5,000 इंटू 500, 5 5 25, 1 2 3 4 5, 25 लाख। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डीआरआर शुड बी सेट असाइड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर का 10% यानी कि 2.5 लाख का आपको डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। कोई डाउट है क्या? क्यों क्रिएट करना है? सबसे पहले आप अनलिस्टेड कंपनी हो, अनलिस्टेड को क्रिएट करना पड़ता है। अनलिस्टेड में एग्जेम्पशन किनके पास है? 2 लोग के पास। किसके पास? एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस। तो आपको क्रिएट करना होगा कितना? आउटस्टैंडिंग का 10%। आउटस्टैंडिंग कितना? 25 लाख, 10% 2.5 लाख। बोलो क्लियर। जर्नल एंट्री क्या बनेगा क्रिएशन का? स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू डीआरआर। कोई डाउट नंबर 2 में? श्योर? आइएगा नेक्स्ट। ये आप लोग कर ही लिया होगा। सैम, हाँ बोलिए। अभी आपको डीआरआर पे पूछ रहे, वो बाद में। अभी डीआरआर पे हम कोई टॉपिक उठा ही नहीं रहे, बट होगा। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर है होगा, बट फिलहाल एक बार हम डीआरआई पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहे। अच्छा, अनलिस्टेड कंपनी है तो इसके ऊपर अप्लाई होता है, एंड इज नॉट अ एनबीएफसी। एनबीएफसी को एग्जेम्पशन है, नॉट एन एनबीएफसी मतलब कोई एग्जेम्पशन नहीं है, बनाना होगा आपको। क्या मेरा बात क्लियर है? क्या अब इशू किया है? फुल्ली कन्वर्टेबल, फुल्ली कन्वर्टेबल को क्रिएट करना होगा, नॉट रिक्वायर्ड। फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर। ये क्लियर है? 20,000 100 रुपया का कितना हो गया? 20 लाख का डिबेंचर रिडीम करेगा 4 साल के बाद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 25% ऑफ द डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड बाय पेमेंट। 20 लाख का 25% कितना होता है?
4 लाख, 4 लाख को रिडीम करना है पेमेंट करके, और बाकियों को कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट कर देंगे तो पेमेंट करना नहीं है। पेमेंट किसको करना है? 4 लाख को। तो डीआरआर किस पे क्रिएट होगा? 4 लाख पे 10%, 40,000 रुपए। बोलो क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? जेन्युइनली बोला, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। नहीं, एकदम क्लियर है। आइए देखिए नेक्स्ट। क्यों नहीं करना है? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को तो एकदम एग्जेम्पशन है। केयर लिमिटेड लिस्टेड कंपनी, एग्जेम्पशन है केवल अनलिस्टेड को, और वो भी आप एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस नहीं होने चाहिए। इफ यू फॉल इन द कैटेगरी ऑफ आइदर बीइंग अ लिस्टेड कंपनी और एन एनबीएफसी और एन हाउसिंग फाइनेंस, स्टेट एग्जेम्पशन। क्या मेरा बात क्लियर है? क्या हम आगे कुछ रिपीट करें? ये क्या हो रहा है यार? नेक्स्ट फटाफट ट्राई करना 6, 7 और 8। हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं आप लोग के लिए। जो जैसे आप अभी कर रहे थे 6, 7, 8 बनाना है कि नहीं, और है तो कितना बनाना है? क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और 8 फटाफट। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नॉट रिक्वायर्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग कंपनी नॉट रिक्वायर्ड, स्टार फाइनेंस लिमिटेड अनलिस्टेड है लेकिन एनबीएफसी है, नॉट रिक्वायर्ड। को डाउट है कि वापस बोले कुछ? एकदम क्लियर है? चलिए आइए। डीआरआई, डीआरआई किसको क्रिएट करना है? जिसको डीआरआर बनाना है उसको तो डीआरआई बनाना ही है, और एक्स्ट्रा किसको बनाना है? लिस्टेड को। लिस्टेड में 3 लोगों को माफी दिया गया। सबसे पहला बैंकिंग कंपनी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल कंपनी, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कितना क्रिएट करना है? 15%। कब क्रिएट करना है? 30th ऑफ अप्रैल, ऑन और बिफोर 30th ऑफ अप्रैल। अब यहां पे एक चीज समझना, एक वर्ड हम लिखवाया था जो हमको अब समझाना होगा आपको। कहा गया ये वाला 15% ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड, और यहां पे क्या लिखाया था? 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग का मतलब हो गया इशूड, और टू बी रिडीम मतलब जितना रिडीम होने वाला है उसका 15%। सपोज मेरा 1 जुलाई 2021 को 5 लाख रुपए का डिबेंचर रिडीम होने वाला है। प्लीज ध्यान से सुनना। 1 जुलाई 2021 को 5 लाख का डिबेंचर रिडीम होने वाला है, तो हमको कितना डीआरआई क्रिएट करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा? 5 लाख का 15%। कब? जिस दिन रिडीम होने वाला है ना उसके ठीक पिछले अप्रैल। इसका ठीक पिछला अप्रैल कब आएगा? 30 अप्रैल 2021। समझा कि वापस बोले? जिस दिन रिडीम होने वाला है उसका ठीक पिछला अप्रैल तक, जस्ट प्रीसीडिंग अप्रैल। सपोज आपका डिबेंचर रिडीम होने वाला है 12 फेब 2021, 1 लाख का डिबेंचर रिडीम होने वाला है, तो कितना डीआरआई खरीदना पड़ेगा? जितना रिडीम होने वाला है उसका 15%, यानी यू हैव टू परचेज इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹15,000 व्हेन? जिस दिन रिडीम होने वाला है इसका ठीक पिछला अप्रैल कब आएगा? 30 अप्रैल 2020। ठीक पिछला अप्रैल। कोई डाउट? श्योर? चलिए चलो एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोग ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 9, निर्भय केमिकल लिमिटेड। आपको बताना है कि डीआरआर का जरूरत है कि नहीं और डीआरआई का जरूरत है कि नहीं। अगर हां तो कितना? पढ़ा क्वेश्चन? डीआरआर बनाना है क्या? क्यों? लिस्टेड है। डीआरआर केवल अनलिस्टेड को बनाना होता है, तो डीआरआर तो नॉट रिक्वायर्ड। डीआरआई, डीआरआई किसको बनाना होता है? अनलिस्टेड को और लिस्टेड को, क्योंकि लिस्टेड है तो उसको खरीदना पड़ेगा। कितना खरीदना पड़ेगा?
कितना डिबेंचर रिडीम होने वाला है, कितना इशू किया डिबेंचर, 10 लाख का डिबेंचर इशू किया है, ठीक है, और रिडीम कब होगा, 30 जून 22। तो 30 जून 22 के ठीक पिछला अप्रैल कौन सा आएगा, 30 अप्रैल 2022। कितना रिडीम होने वाला है, 10 लाख का रिडीम होने वाला है ना, सारे तो रिडीम होने वाला है। और लाइन क्या लिखा हुआ है, 10 लाख 6% डिबेंचर्स ऑफ 50 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 8%। उससे फर्क नहीं पड़ता है कितना डिबेंचर है, 10 लाख। रिडीम प्रीमियम पे होगा, डिस्काउंट पे होगा, हमको फर्क नहीं पड़ता है कितना रिडीम होने वाला है, 10 लाख। तो 10 लाख का कितना परसेंट, 15%। तो 10 लाख का 15% यानी कि 1.5 लाख रुपए का आपको डीआरआई खरीदना पड़ेगा। कब, जिस दिन रिडीम होने वाला उसका ठीक पिछला अप्रैल। रुपीज है तो एक ही बात है ना, आप डिवाइड करके नंबर ऑफ डिबेंचर निकालेगा, उसको भी तो वापस 50 से मल्टीप्लाई करेगा, तो आंसर तो 10 लाख ही आएगा वापस। आपको सारा कैलकुलेशन इज ऑन फेस वैल्यू, हम शुरू से बोले, इंटरेस्ट फेस वैल्यू, डिस्काउंट फेस वैल्यू, प्रीमियम फेस वैल्यू, डीआरआर फेस वैल्यू, डीआरआई फेस वैल्यू, सब कुछ फेस वैल्यू। प्रीमियम डिस्काउंट डिस्काउंट हम लोग को मतलब ही नहीं है। बोलो क्लियर है क्या वर्तिका, कोई डाउट, पक्का क्लियर एकदम। चलो नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। बोलेगा डीआरआर और डीआरआई दोनों का रिक्वायरमेंट बताना। 9 वापस बोले, कौन सा 9 में क्या बोले, डीआरआई का 10 लाख का डिबेंचर है तो 10 लाख का 15%। प्रीमियम को इग्नोर और एवरीथिंग ऑन फेस वैल्यू, प्रीमियम इग्नोर, प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है, 10 लाख का 15%। कोई डाउट। अच्छा ये बताना, इसको डीआरआर बनाना होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि बैंक है, बैंक को कुछ नहीं करना होता है। और डीआरआई नहीं, क्यों, बैंक है, बैंकिंग कंपनी के ऊपर कोई रेगुलेशन है, क्यों नहीं है पता है, क्योंकि उनके ऊपर आरबीआई एक्ट लगता है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लगता है। बैंकिंग कंपनियों को सब चीज में माफी दिया गया, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर बड़ा एक्ट आरबीआई लगता है। आरबीआई अपने पढ़े ना, आरबीआई कंट्रोल्स कमर्शियल बैंक, ये सब चीज, तो आरबीआई उनको कंट्रोल करता है, तो उनके ऊपर आरबीआई का नियम लगता है। उनको ऑलरेडी बेचारे लोग को सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है, एसएलआर क्रिएट करना पड़ता है, लीगल रिजर्व रेशियो, कितना कुछ है उनके ऊपर। फिर बोलेगा ये भी क्रिएट करो, तो कहां जाएगा बोलो, मेरा बात समझ में आ रहा है। आप 11 पढ़ना। अच्छा 11 को ना हम लोग, अच्छा 11 करते हैं, 11 पढ़ना एक बार केवल, क्योंकि 11 बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। पहले तो देख लो एप्लीकेबल है भी कि नहीं है। डीआरआर एप्लीकेबल है क्या, क्यों, लिस्टेड है, लिस्टेड होते ही दिमाग लगाना ही नहीं है अपने को, तो डीआरआई तो नो। डीआरआर है क्या, डीआरआई है क्या, डीआरआई किसको बनाना है, लिस्टेड को, और लिस्टेड में एग्जेम्पशन केवल 3 लोग को है। इज एनबीएफसी अ बैंकिंग कंपनी, नो, इट्स अ नॉन बैंकिंग कंपनी। इज इट अ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नो। अदर फाइनेंशियल, नो। तो एनबीएफसी को बनाना होगा। म्यूचुअल फंड कंपनीज, नहीं नहीं, एनबीएफसी तो लोन देता है, म्यूचुअल फंड वाला पैसा लेके उसको मैनेज करता है, एकदम अलग अलग कंपनीज है, ठीक है। यहां पर एनबीएफसी को बनाना पड़ेगा, हाउसिंग फाइनेंस को बनाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जेम्पशन केवल 3 लोग को दिया हुआ है, किसको, यहां पर बैंकिंग कंपनियों को, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या मेरा बात क्लियर है, तो एनबीएफसी को डीआरआई बनाना पड़ेगा। क्या मेरा बात क्लियर है आता, श्योर। डिबेंचर इशू कब किया, 1 अप्रैल, इससे मतलब नहीं है, कितना इशू किया मतलब है, 20,100 रुपए का, कितना डिबेंचर हो गया, 20 लाख रुपए का डिबेंचर हो गया। तो क्या 20 लाख पे क्रिएट करेंगे क्या, डीआरआई किस पे खरीदना होता है, टू बी रिडीम्ड, टू बी रिडीम्ड। कब कब रिडीम होने वाला है प्लीज चेक करिएगा, 31 मार्च को कितना रिडीम करेंगे, 15%। 15% किसका, 20 लाख का। 19 में कितना रिडीम करेंगे, 25%, किसका, 20 लाख का। ये समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। तो जितना रिडीम होने वाला होगा उसका ठीक पिछला अप्रैल को। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना एग्जाम में कि बहुत सारा अलग अलग बार रिडीम होने वाला है, तो आपको इसका एक टेबल बनाना होगा।
ठीक है, आप लोग टेबल बनाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 हम फॉर्मेट बताते हैं क्या क्या चीज इसमें आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहला रिडेम्पशन डेट। एक बार ये टेबल याद नहीं करना, आप खुद देखेगा तो बाद में समझ जाएगा। रिडेम्पशन डेट, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट डेट, नहीं एक सेकंड, और रिडेम्पशन डेट के बाद रिडेम्पशन अमाउंट, सॉरी रिडेम्पशन अमाउंट। इसके बाद आप लिखना इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इन्वेस्टमेंट डेट और बैलेंस। रिडेम्पशन का डेट, रिडेम्पशन का अमाउंट, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, इन्वेस्टमेंट का डेट और बैलेंस। ठीक है, पहले आप, ये हो गया सबका। पहले आप डेट बैठा लो सारे रिडेम्पशन का कौन कौन से है। 18, 19, 20, 21, 22 सब मार्च को है। 31 मार्च, 18, 19, 20, 21 और 22 डेट बैठा दिया सारा। ठीक है, रिडेम्पशन का अमाउंट देख लो आप लोग, फटाफट बैठा दो परसेंटेज कैलकुलेट करके। $20 का 15%, 3 लाख। 20 लाख का 25%, 5 लाख। 20 लाख का 15% अगेन 3 लाख। 25% 5 लाख। 20% 4 लाख। ये सारा डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं, और कब रिडीम होने वाले ये भी आपको मालूम है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का क्वांटम कितना है? 15%। तो कितने का 15%? 3 लाख का, जितना रिडीम होने वाला है उसका 15%। 3 लाख का 15%, 45,000 ये आपको खरीदना है। और कब खरीदना है? जिस दिन रिडीम होने वाला है उसके ठीक पिछला अप्रैल। इसके ठीक पिछला अप्रैल कब आएगा? 30 अप्रैल 2017। क्लियर है क्या? कोई डाउट है तो बोलना। जिस दिन रिडीम होने वाला है उसका ठीक पिछला अप्रैल। तो आपके पास डीआरआई का बैलेंस कितना बचा? 45,000। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बोलना। श्योर? नेक्स्ट आपको रिडीम कितना करना है? 5 लाख। तो कितना डीआरआई चाहिए आपको? 75,000। ऑलरेडी कितना है? 45। नया कितना चाहिए? 30। वापस बोले, सुनना देखो, डिबेंचर रिडीम कितना होना है? 5 लाख। आपको क्या बोला? जितना रिडीम होने वाला है उसका 15% आपके पास डीआरआई होना चाहिए। 5 लाख रिडीम होने वाला है, इसका 15% कितना? 75,000 यू नीड। ऑलरेडी कितना है आपके पास? 45। तो एक्स्ट्रा कितना खरीदना होगा? 30,000। तो कितना खरीदना होगा आपको? 30,000। खरीदना कब होगा? इसके ठीक पिछला अप्रैल। इसका पिछला अप्रैल कौन सा आएगा? 30 4 18। बैलेंस कितना हो गया टोटल? 75। और 75 भी शायद आपको चाहिए। क्या मेरा बात क्लियर है? नेक्स्ट आपको कितना डिबेंचर रिडीम करना है? 3 लाख। 3 लाख पे कितना डीआरआई चाहिए? 45। बट आपके पास कितना है? तो 30 एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा को क्या करेंगे? बेच देंगे। समझ में क्या वापस बोले? ये वापस बोलते हैं। 3 लाख का कितना डीआरआई चाहिए आपको? 15%, विच इज इक्वल टू 45,000। ये क्लियर है? 3 लाख का 15% 45,000। बट आपके पास कितना ऑलरेडी पड़ा हुआ है? 75 है, बट चाहिए केवल 45। 30,000 एक्स्ट्रा है। क्या करेगा? बेच दो। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट में क्या लिखेगा? -30,000। 45 तो चाहिए, 45 चाहिए, 75 है। आप इसको पता क्या कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं, देखो
3 लाख का 15%, हाउ मच डू यू नीड? 45 आपके पास होना चाहिए। ऑलरेडी कितना है? 75, 30,000 ज्यादा है, तो 30 को आप बेच देगा, 30 को बेचेगा तो 30 को ब्रैकेट में लिखना। कब? 30/4/2019। क्या मेरा बात क्लियर है? नेक्स्ट वाला प्लीज आप लोग खुद से ट्राई करना, हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हो गया? 2 मिनट वेट करते देखते हैं कितना चाहिए। 5 लाख का 15%, कितना बैलेंस चाहिए आपको? 75, कितना ऑलरेडी है? 45, क्या करना होगा? 30 और खरीदना होगा। कब? 30, इसके ठीक पिछला अप्रैल 20। लॉजिकल? लॉजिकल में तो क्या लॉ है अभी, इसमें क्या लॉजिक? करना ही पड़ेगा आपको। नेक्स्ट देखना, कितना चाहिए अभी आपको? 4 लाख का 15%, विच इज इक्वल टू 60,000 चाहिए आपको। ऑलरेडी कितना है? 75 ऑलरेडी है, क्या करेगा? 15 को बेच दो। कब? 30/4/21। एंड दिस टेक्स केयर ऑफ ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, मे बी आपको एमसीक्यू वगैरह में कुछ आ सकते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत? पक्का? कोई परेशानी? चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12, आराम से प्लीज क्वेश्चन को पढ़ना। प्रीमियम कोई मतलब ही नहीं है आपको। पहले तो देख लो रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है, फिर आगे बात करना। लिस्टेड कंपनी है, मतलब किस चीज का रिक्वायरमेंट नहीं है? डीआरआर का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट डीआरआई का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कितना डिबेंचर इशू किया? 10,000, 100 रुपया का, तो कितना हो गया? 10 लाख। ये समझ में आ रहा है? 10 लाख रुपए का डिबेंचर है। रिडीम कैसे होगा? 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। 10 लाख को 4 बार में रिडीम करना है, मतलब हर बार 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख डिबेंचर रिडीम। बोलो क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोले? कब से स्टार्ट करेगा? पहला होगा 30 जून 2022 को, फिर 30 जून 2023, फिर 24 और फिर 25। 4 साल में रिडीम कर देगा। ये क्लियर है? बोला कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना है और कब करना है बताओ जल्दी से। कुछ बेचना भी है कि नहीं बेचना है, सब कुछ बता दो। टेबल बनाओ फटाफट। एकदम कर लो। अच्छा किया है? अब तो किया था ना पहले, रिवीजन। पहला बार कितना क्रिएट करना होगा आपको इन्वेस्टमेंट? कितना रिडीम होने वाले? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का 15%, 37,500। और कब खरीदना होगा?
इसका ठीक पिछला अप्रैल, विच इज 30th of April 2022। अब इसके ऊपर ना प्लीज लिखना ये वाला ऑन और बिफोर, क्योंकि लॉ में ये लिखा हुआ है ऑन और बिफोर, तो ऑन और बिफोर आपको लिखना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? बैलेंस कितना बचा? नहीं, ऑन और बिफोर, ठीक है। अब कितना रिडीम करना है वापस? 2.5 लाख। उस पर कितना चाहिए? 37,500। वो तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो क्या करना होगा? बेचेगा क्यों? इतना तो चाहिए, तो कुछ नहीं करना होगा, ना खरीदना है ना कुछ। बैलेंस वापस से कितना? 37। फिर कितना चाहिए? 37,500। क्या करना होगा? ना खरीदना ना बेचना, बैलेंस 37,500। फिर वापस से सेम। अभी कितना बार स्टोरी बोलेगा? मतलब क्या समझ में है? अगर हर बार सेम डिबेंचर रिडीम हो तो एक बार खरीदो और भूल लो, क्योंकि हर बार आपको सेम डीआरआई चाहिए। समझ में आया मेरा बात? क्वेश्चन आता है, ये समझ में आया? तो पिछला क्वेश्चन में चेंज क्यों हुआ था? क्योंकि डिबेंचर चेंज हो रहा था, कभी 3 लाख, 5 लाख, फिर 3 लाख, फिर 5 लाख, तो हर बार अमाउंट चेंज हुआ, या कभी खरीदना पड़ा, बेचना पड़ा, बट इस बार सारा अमाउंट आपका सेम है। अब क्वेश्चन एक और चीज पूछे कि कब इसको बेचोगे? वेरी गुड, जिस दिन लास्ट रिडेम्पशन होगा तब, क्योंकि जिस दिन आपने आखिरी डिबेंचर को रिडीम कर दिया, अभी क्या करेगा डीआरआई को रख के? उस दिन बेच दो। लेकिन आप लोग द डीआरआई ऑफ ₹37,500 shall be realized on the last redemption date, that is on 30th of June 2025. DRI shall be realized on the last redemption date. ये लास्ट है, on the last redemption date. बोले क्लियर? लास्ट रिडेम्पशन डेट, क्योंकि लास्ट अप्रैल अगर कर दिया तो लॉ का रिक्वायरमेंट तो ब्रीच हो जाएगा। लॉ क्या बोलता है? इसके भी पिछला अप्रैल, तो आपके पास कितना होना चाहिए? 37,500। और इस दिन अगर आपने बेच दिया तो लॉ तो वायलेट हो जाएगा। ये समझ पा रहे हो हम क्या बोला? कोई डाउट है किसी को? नहीं? आगे बढ़ रहा। 13 प्लीज ट्राई करेगा। जर्नल बाद में, पहले ये तो समझ जाओ एक बार। पहले डेट, अमाउंट, क्वांटम में सब चीज एक बार में करेंगे ना, जर्नल, डेट, अमाउंट, सब खिचड़ी हो जाएगा पूरा। तो बेटर आप पहले डेट और अमाउंट पे कमांड कर लो, फिर जर्नल एंट्री तो आपको याद ही हो गया है। पीएल टू डीआरआर, बैंक टू डीआरआई, बस हो गया। तो एंट्री तो कर ही लेगा आप। कौन सा? Don't take commerce joke. If commerce take joke on you, you are gone. एक दिन का एक छुट्टी मिलेगा, हम लिख के दे रहे इस बात को, देख लेना। एक दिन का, हम सच्ची आपको डरा नहीं रहा। डरा के क्या होगा? हम खाली अवेयर कर रहे हैं। जो लोग नहीं पढ़ रहे, आप देखना उन लोगों का हालत जो खराब होगा ना बोर्ड्स में, देखना। हम लिख के दे रहे हैं। जो नहीं पढ़ रहा कॉमर्स, उसका देखो क्या होगा। बोर्ड्स का रिजल्ट आएगा, देखना एवरेज मार्क्स देखना। तो बोला भाई कब से, साल भर से बोला पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। वो पढ़ रहे हैं, वो टॉप करेगा कॉमर्स में, देख लेना। हाँ, EOQ का पक्का। हम तो हमको अभिषेक तो 100 में 100 लाएगा। हो जाएगा तो दोनों में। बोल आप अकाउंट सीखो में भी ले आएगा, थोड़ा सा मेहनत से करेगा तो। 100 में 100 नहीं बोल रहा है, लेकिन स्कूल तो टॉप कर ही सकते हैं। नहीं होगा? अरे हो जाएगा, अपना विजन रखिएगा ना, हो जाएगा। स्कूल टॉपर कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। थोड़ा सा विजन से पढ़े थे ना, अरे एटलीस्ट हमको था हर 12 के बच्चे को ये गोल तो रखना ही चाहिए।
कि हमको स्कूल टॉपर तो बनना ही है कम से कम। डेस्परेटली हम आपको देखिए, डेस्परेशन आपके अंदर होना चाहिए कि स्कूल टॉपर तो हम ही होगा। सोच रहे आप स्कूल टॉपर नहीं होगा तो आगे जाके कभी डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर, नेशनल टॉपर कैटेगरी में जा ही नहीं पाएगा। तो स्कूल टॉपर ग्रेड तो आपको विजन रखना ही चाहिए। और ये जेन्युइन बात है, आपके बाद अगर कोई चाहता है कि आप अपने स्कूल का टॉपर बनो तो शायद हम ही है। जितना डेस्परेशन से हम चाहते हैं उतना शायद आपका पेरेंट्स भी नहीं चाहता होगा। अब आप इसको मेरा स्वार्थ समझो या जो भी समझो, बट जितना डेस्परेशन शायद आपको भी नहीं है कि आप अपने स्कूल का टॉपर बनो, उतना शायद मेरे को है। आप इसको मेरा ग्रीड समझ सकते हैं, हम तो खुला बोलते हैं, बट इससे फायदा तो आप ही का ही है। अगर आप नहीं भी बना तो मेरा करियर कौन सा खराब हो जाएगा, मेरा तो चल ही रहा है दुकान, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट किया तो आप ही को फायदा है। इसलिए हम आपके अंदर वो गोल की एक गोल होना चाहिए कि भाई स्कूल टॉपर तो हम ही है। ये तो विजन से पढ़ना ही चाहिए मेरे हिसाब से। कितना लोग को सरपास करना है? कितना लोग होता है स्कूल में? कितना लोग है आपके जो 12 का बोर्ड देंगे? कॉमर्स के खाली, साइंस से अपने को मतलब ही नहीं है। 100 भी नहीं है, 90। तो 90 लोग में अपने को एक आना है तो बहुत बड़ा गोल नहीं है। बड़ा गोल है, मैं ये नहीं बोला बड़ा गोल नहीं है, बट अब ये देखो ना कि 70% लोग ऑलरेडी आपके पीछे है। केवल 30% ही शायद लोग होगा जो शायद आपके बराबर है, आपसे बेटर है। तो 30% को खाली सरपास करना है, नॉट अ वेरी बिग चैलेंज। 50% तो लोग होता है जिसको पढ़ाई लिखाई करना ही नहीं है, तो वो तो लीग के बाहर है, तो रेस में बैठ ही नहीं रहे। बचे गए 40 लोग, 40 लोग में से ऑलरेडी कुछ लोग होगा जो आपसे पीछे ही होगा, बचा होगा शायद 20-25 लोग होगा जिसको आपको बीट करना है। बस एकदम उस विजन से पड़ेगा, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आपको तो एक ही जन है आपके स्कूल में आपसे आगे खाली, तो बस हो ही जाएगा। तो उसको बीट किया स्कूल टॉपर, बस तो क्या बड़ा बात है। अब वो तो तीनों दोनों हो जाएगा, 1-2 कर लो आप लोग भी, 3 जन आ जाए, 3-4 लोग आ जाएगा पर 1 2 3। अरे बहुत बड़ा गोल नहीं है, हम सच्ची बता रहे। अरे साइंस छोड़ो ना, साइंस जाए भाड़ में, साइंस से हम लोग को मतलब नहीं है। आप कॉमर्स उसमें जाओ, कॉमर्स में टॉप पे आ गया ना, बस हो गया। हाँ वो मानता है कॉमर्स साइंस, लेकिन ये तो आपको अंदर रहेगा ना कि मैं अपने स्कूल में कॉमर्स सेक्शन में टॉप किए, फर्स्ट टॉपर, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर। ये तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो है ही। स्कूल बोर्ड में लगा, हम लगाएगा आपका फोटो, आप करो, आप ना स्कूल टॉप करो, हम लगाएगा। हम तो लास्ट ईयर भी बोला था, लास्ट ईयर एक स्टूडेंट है वो, उसका एसआरसीसी में जस्ट 2-3 नंबर से रह गया, जस्ट बहुत मार्जिन से। हम उसको बोला था अगर एसआरसीसी में होगा ना, कॉलेज मोड में एक बैनर लगता है, महीने का 1.5 लाख रुपया लगता है लगाने का। हम उसको बोला था क्लास में कि अगर आपका एसआरसीसी में होगा, हम 1.5 लाख रुपया खर्चा करके आपका फोटो वहां लगाएगा, अगर आपका एसआरसीसी में नाम आ गया तो। जस्ट मार्जिन 3 नंबर से उसका रह गया एसआरसीसी। मतलब मेरे को तो बहुत गिल्ट है, बट एक्सेप्शनल। और वो नॉर्मल एकदम आप लोग के जैसी चाहे विलन में, मतलब एकदम एकदम नॉर्मल, कुछ ऐसा नहीं कि एकदम एक्स्ट्रॉर्डनरी वैसे। बट 12 में विजन था कि भाई हमको अपना स्कूल टॉप करना, कुछ करना है, बस वो विजन से बाद में दिन में 5-7 घंटा एकदम रेगुलर डेडिकेशन से वो हो गया। अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, 2 महीना आप मिरेकल कर सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं। एकदम मिरेकल कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बात हम नहीं बता रहे, मिरेकल हो सकता है। क्या श्रेया? हो जाएगा, हो जाएगा, करो एकदम, वो विजन से पड़ेगा, हो जाएगा, सच्ची है। बहुत बड़ा चीज हम नहीं बोल रहे। क्या रोशनी? हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अपने अंदर पहले खुद बिलीव करो कि हाँ हम कर सकते हैं। जब तक खुद ही अपने आप को सेल्फ डाउट करेगा ना, तब तो कुछ भी नहीं कर सकता आप। खुद के अंदर बिलीव लाओ कि ठीक है, क्या ही बड़ा स्कोर है, थोड़ा सी सैक्रिफाइस कर दो, पढ़ाई पे खाली फोकस करो बस। सबको बोल रहे हैं भाई, सबको बोल रहे हैं। आप लोग के भी स्कूल में ज्यादा लोग नहीं है जिसको सरपास कर रहे हैं? हाँ, कितना लोग होगा, हम नाम नहीं लेगा, बट 2-3 लोग ही है खाली। हाँ मालूम है हमको आप लोग का स्कूल का डेटा, 2-3 लोग ही है खाली जिसको सरपास कर रहे हैं। लेकिन वो लोग अच्छा कंपटीशन है, हल्का कंपटीशन नहीं, अच्छा कंपटीशन है। तो वो 2x पे पढ़ रही है, आप वो 5x पे पढ़ो, बस बीट खत्म।
अरे आपका 11 तक में कौन टॉपर था कोई फर्क नहीं पड़ता है, 12 में कौन निकला इससे फर्क पड़ता है। बस पूरा हिस्ट्री चेंज कर सकते हैं आप, समझ में। 10 टॉपर 11 टॉपर सब कोई याद नहीं रखते है। जो 12 टॉपर निकल गया वो स्कूल में मतलब अपना छाप छोड़ के निकलेगा। 5 साल बाद स्कूल वाला बुलाएगा, कुछ अगर बन गया तो एल्यूमिनाई आइए टॉक दीजिए, सोच रहे हैं सब। आपको 5 साल का फ्यूचर दिखा रहा है अगर आप देख पा रहे तो। इमेजिन करो 5 साल से बाद आपका स्कूल वाला बुला रहे हैं, कम मैम गिव अ टॉक, बहुत बड़ा चीज है, लेकिन करना पड़ेगा। अच्छा ये हो गया आप लोग का, कितना डिबेंचर है? 6 लाख हो गया क्या? 6 लाख का डिबेंचर 3 इंस्टॉलमेंट में रिडीम होगा, यानी कि 2 लाख 2 लाख 2 लाख। तो क्या आपको बार बार खरीदना पड़ेगा, क्या एक ही बार खरीदना होगा केवल? सेम पिछला क्वेश्चन जैसा ही है। तो आपका कितना डिबेंचर रिडीम होने वाला है सबसे पहले? कुछ बोला है क्या आपको? खाली बोला है हाउ विल इट इन्वेस्ट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, केवल इन्वेस्टमेंट ही पूछा है। तो डीआरआई कितना परसेंट? 15%, यानी कि कितना? 30,000। और कब खरीदना होगा? 30 अप्रैल 2022। एक बार खरीदा उसको रख के रखो, और फिर बेचना कब होगा? लास्ट रिडेम्पशन को। मेरा बात समझ में है? एक बार खरीदा फिर कुछ नहीं करना है आपको, बस मेंटेन ही करना है उसको खाली। क्लियर है? आप 14 करो जल्दी से प्लीज, जल्दी 14। अगर चेंज हो रहा है ना तो फिर आपको टेबल बनाना पड़ेगा, हर बार चेंज होगा। अगर सेम था जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, 2 लाख 2 लाख 2 लाख, तो सिंपल हो गया। यहां पे चेंज हो रहा है 14 में। टोटल कितना डिबेंचर है आपके पास? 10 लाख का। कितना रिडीम हो रहा है? पहले 2 लाख, फिर 3 लाख, फिर 5 लाख। क्योंकि चेंज हो रहा है तो फिर आपको टेबल बनाना पड़ेगा और हर बार अमाउंट चेंज होगा। ट्राई करेगा प्लीज। क्या शायद रिवीजन करने आए कि क्या? देखने देखने से कर लो, रफ में करो चाहे, तब तो आंसर वैलिडेट करेगा, वरना फायदा क्या होगा? हम बोल रहे हैं आप खाली सुन रहे। एक सेकेंड। हम्म हम्म, ठीक है पेपर तो। हम्म, ऐसा कुछ। हाँ इसमें, उसमें मत देखो, ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा एक सेकंड को देखो, पहले कितना रिडीम होगा बताओ? कितना क्रिएट करना होगा? 2 लाख पे 15%, यानी कि 30,000। 30,000 कब क्रिएट करना है आपको? 30 अप्रैल 2020, ठीक है। और बैलेंस कितना हो जाएगा? 30,000।
फिर वापस आपको कितना रिडीम करना है? 3 लाख। 3 लाख पे कितना चाहिए? 15%, यानी कि यूनिट 45। 30 बना हुआ है, कितना खरीदेगा? 15 खरीदेगा। कब? 30 अप्रैल 2021। फिर 5 लाख का 15% कितना? 75,000 चाहिए। 45 है, कितना खरीदेगा? 30,000। कब? 30/4/2022। ठीक है, करेगा प्लीज 15। हो गया। इस बार ना क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टमेंट का डेट दे दिया है। 1 अप्रैल को करना है, 30 अप्रैल को नहीं, क्योंकि 30 अप्रैल के पहले करना होता है, तो 1 अप्रैल भी आप कर सकते हैं। यहां पे 5 लाख रिडीम होगा, यहां पे 3 लाख रिडीम होगा, यहां पर 2 लाख रिडीम होगा। तो पहला आप डीआरआई कितना खरीदा? प्रीमियम का कुछ नहीं करना है आपको। कितना? 5 लाख का 15%, 75,000। कब खरीदा? 1 अप्रैल 2020, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया 30 अप्रैल नहीं, 1 अप्रैल। तो बैलेंस कितना बचा? 75। नेक्स्ट बार कितना मेंटेन करना है? केवल 3 लाख का 15%, 45 ही चाहिए। क्या करेगा? 30 को बेच देगा। 1 अप्रैल 2021। ठीक है, फिर वापस कितना चाहिए? 2 लाख का 15%, यानी कि केवल 30,000 चाहिए। तो 15 को और बेच दो। 1 अप्रैल। बोलो कोई डाउट? करो 16।
3 लाख का 15%, 45 चाहिए। कब खरीदेगा? 30 अप्रैल और 19, और बैलेंस भी आपके पास हो जाएगा 45 का। नेक्स्ट 2 लाख रिडीम होगा, 2 लाख का 15% चाहिए, 30,000, तो 15 को बेच देगा। 30 4 20, फिर कितना चाहिए? 5 लाख का 15%, 75 चाहिए, बैलेंस केवल 30 है, 45 वापस से खरीदेगा। 30 4 21, समझ में? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। हम लोग अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। कितना होगा डीआरआर? नहीं, क्यों? लिस्टेड कंपनी है, तो बस एक ही आंसर हो गया, नॉट रिक्वायर्ड, खत्म। 22 ट्राई करिएगा। डीआरआर बोला है तो डीआरआर किसको क्रिएट करना है? केवल अनलिस्टेड कंपनीज को। ये जो एग्जेम्पशन है अदर फाइनेंशियल, इनको एग्जेम्पशन डीआरआई में है, और डीआरआर किसको क्रिएट करना है? केवल अनलिस्टेड कंपनियों को। दीज आर नॉट अनलिस्टेड कंपनीज। मेरा बात समझ में है? श्योर? अच्छा, इसमें आप लोग एक लाइन ऐड कर लो ताकि आप लोग को बाद में कंफ्यूजन नहीं रहे। जनरल पता है, जितना भी हम क्या बोला, जो भी बैंकिंग सेक्टर का लोग है ना, उनको सब चीज में एग्जेम्पशन है। बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर फाइनेंशियल, इनको हर चीज में एग्जेम्पशन है, इवन फ्रॉम डीआरआर, फ्रॉम डीआरआई। तो इसको आप लिख सकते हैं यहां पे, नोट यहां पे कहीं पे भी आप ऐड कर सकते हैं, बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनको सब चीज में एग्जेम्पशन है। बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर एग्जेम्प्टेड। इनको हर चीज में एग्जेम्पशन है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपका 22 डन है, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, क्रिएट करना ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल, इनको एग्जेम्पशन है। 23 देखिएगा क्या बोले, रिक्वायरमेंट है, अनलिस्टेड है, और हाउसिंग फाइनेंस भी नहीं है, तो रिक्वायरमेंट तो है ही। कितना आउटस्टैंडिंग है? तो डीआरआर कितना चाहिए? 8 लाख का 10% यानी कि 80,000। ऑलरेडी कितना बैलेंस है? 20 ऑलरेडी डीआरआर में डाला हुआ है, 60 क्रिएट करना है। जर्नल एंट्री क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू डीआरआर 60,000, 60,000, डन। अच्छा, अब ठीक है, ये तो हो गया। आप लोग चेक करना 24। नौ परसेंट डिबेंचर है कंपनी के पास 6 लाख का, डीआरआर में ऑलरेडी 30,000 रुपए है, बट डीआरआर चाहिए कितना टोटल? 60,000। 30 ऑलरेडी है,
प्रॉफिट में हमारे पास 3 लाख रुपए है। ऑन दैट डेट कंपनी ट्रांसफर 30,000 टू डीआरआर, और 30 डालने से तो काम हो ही जाएगा। 30 है, 30 और डाल दिया तो 60 का रिक्वायरमेंट मैच हो गया। अच्छा, कब ट्रांसफर करेगा? इसी डेट को ना, ऑन दी मतलब इसी डेट को कंपनी किया है, तो पहले एंट्री करो इस डेट पे फटाफट जल्दी से। 31 मार्च 2021 डीआरआर में ट्रांसफर किया। कौन सा? अरे ये तो बैलेंस है, बैलेंस मतलब पहले से हुआ हुआ है, अभी कितना ट्रांसफर किया है, तो एंट्री क्या बना? स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू डीआरआर 30,000 30,000। इसके बाद इट रिडीम्ड 3 लाख रुपए का डिबेंचर ऑन 30th जून। तो 30th जून को आप क्या कर रहे हो? रिडेम्पशन कर रहे हो, तो रिडेम्पशन का एंट्री करना पड़ेगा। डिबेंचर रिडीम का बता रहे, देखो सबसे पहला एंट्री आप लोग कौन सा किया? 31 मार्च 2021 को आप एंट्री किया स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। ये आपका डीआरआर का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। अब क्या बोला है कि आपने डिबेंचर को रिडीम किया। कितना डिबेंचर रिडीम किया है? कब? 30 जून। 30 जून 2021 डिबेंचर को किसको रीपे करना है? डिबेंचर होल्डर को। डिबेंचर कौन सा है? 9%। डिबेंचर इज अ लाइबिलिटी, कम होगा तो डेबिट, तो एंट्री क्या बना? 9% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। वेरी गुड, 9% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। कितना पैसा देना है इनको? 3 लाख। अब इनको रीपे भी कर दो। कुछ बोला नहीं है ना डीआरआई के लिए? अनलिस्टेड कंपनी कर सकते, ऐसे कोई क्वेश्चन में बोला नहीं है कि डीआरआई क्रिएट करना है नहीं करना है, इसीलिए हम लोग इसको नहीं करे। करना चाहिए, कर लेते हैं। अब आप लोग के मन में आ गया तो कर लो। कितना डीआरआई क्रिएट करना होगा? जितना रिडीम होने वाला है। कितना रिडीम होने वाला है? 3 लाख का। 3 लाख का 15%। कब क्रिएट करना होगा? ठीक पिछला अप्रैल, तो 30 अप्रैल 2021 एंट्री क्या होगा? डीआरआई टू बैंक। कितना? सॉरी, बैंक टू डी नहीं, डीआरआई टू बैंक। खरीद रहे तो खरीदने का एंट्री किया, तो फिर डिबेंचर को रिडीम कर दिया। रिडीम करने के बाद क्या करेंगे? डीआरआई को बेच देंगे, और जो आपके डीआरआर में पैसा है उसको जीआर में ट्रांसफर कर देंगे। यहां तक क्लियर एकदम? अब जिस दिन आपने डिबेंचर को रिडीम किया, डीआरआई को बेचना होगा क्या? डीआरआई कब बिकता है? लास्ट रिडेम्पशन, तो बेचने का जरूरत नहीं है। ये समझ में है? बट आपके पास जीआर में तो पैसा पड़ा है। सॉरी, डीआरआर में कितना पैसा है? 60,000 कितने डिबेंचर के लिए? 6 लाख। अब कितना रिडीम हो गया? तो आधा तो खत्म हो गया, तो आधा डीआरआर को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं जीआर में। डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जीआर। ये समझ में आया कि वापस बोले? टोटल आपके पास कितना डीआरआर है? 60,000। कितना डिबेंचर टोटल है? 6 लाख। उसमें से कितना रिडीम कर दिया? 3 लाख। तो आधा को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे जीआर में। मेरा बात समझ में आया क्या आप लोग को? डीआरआई कहीं यूज नहीं, रिजर्व है, पड़ा है बस, एकदम कोई यूज नहीं है। डिबेंचर को रिडीम करने का ही इसका पर्पस, और कोई यूज ही नहीं है इसका। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं? आप लोग प्लीज ट्राई करना क्वेश्चन नंबर, मतलब हम कराएगा सारा ही, लेकिन आप लोग ट्राई करना एटलीस्ट अगर पॉसिबल हो पाए क्वेश्चन नंबर 33 तक, क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी टोन पे है। बट प्लीज प्रॉपर एंट्री लिख के करना, डेट लिख के, ताकि जब हम सॉल्व करेगा आप लोग चेक कर पाएगा डेट सही हो रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 तक जितना भी क्वेश्चन है प्लीज आप लोग उसको अटेम्प्ट करना। हम सारा क्वेश्चन कराएगा नेक्स्ट क्लास में, 25 से लेके 30 सारा क्वेश्चन। बड़े बार ट्राई जरूर करना। बस यही एंट्री है, तो वो तो कुछ बोला ही नहीं है ना, तो हम कैसे करेगा? बट एंट्रीज इतना ही है, डीआरआर को क्रिएट करने का, डीआरआई खरीदने का,
डिबेंचर को रिडीम करने का और इसको जीआर में ट्रांसफर करने का। एंट्रीज इतना ही है बस इसमें। एक एक्स्ट्रा एंट्री पड़ेगा जब आप डीआरआई को बेचोगे तब, उसका एंट्री क्या आएगा, बैंक टू डीआरआई, ये एक एक्स्ट्रा एंट्री पड़ेगा बस, ठीक है। बट प्लीज होमवर्क ट्राई जरूर करना। नेक्स्ट क्लास में अपने फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।